बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आज के प्रोग्राम में खबरें भी हैं, आज के मेहमान भी आगे चल के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हमारे सेगमेंट्स आपके लिए जो हैं वो तैयार हैं। और वो लोग जिनकी आज बर्थडे है अभी भी देर मत करें, क्योंकि 11:05 पर इंशाल्लाह जिन लोगों की बर्थडे हमने उनको विश करना है। सो आप अभी भी अपनी तस्वीर हमें विशेज़ अपनी भेज सकते हैं। आप अपने किसी प्यारे को विश करना चाह रहे हैं तो उनका नाम, उनकी पिक्चर हमारे साथ जी ज़रूर शेयर करें। 11:05 पर हम आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाएंगे और आपको बर्थडे विश करेंगे। सो अभी हमारा पहला सेगमेंट है जिससे हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। रहमानुर्रहीम। लोग नाम रखने के हवाले से हमेशा पूछते हैं कि बच्चे का या बच्ची का नाम रखना हो तो क्या नाम रखा जाए। दो बातें हमेशा मद्देनज़र रखिए। एक बात यह है कि जब भी नाम रखिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो खिलाफ दीन हो, यानी मुराद ये है कि जैसे ऐसा नाम कि जो मबादियात दीन के ख़िलाफ़ हो, यानी तौहीद है, आखरत है, रिसालत है, इसके ख़िलाफ़ कोई नाम ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई नाम रखा जाए तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उसमें तकब्बुर या फ़ख्र इस तरह का इजहार ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से नामों को बदला, यानी अगर किसी का नाम अब्दुल काबा है या किसी का नाम ऐसा है कि जो किसी गैर खुदा की परस्तिश का तसव्वुर उसमें है तो वाज़ेह बात है वो मुशरिकाना हो जाता है अमल। तो रसूलुल्लाह ने उस नाम को तब्दील किया। और दूसरा वो नाम कि जिसमें एक फ़ख्र का पहलू है और ऐसी बात बयान की जाती है कि जिससे तकब्बुर और किब्र का इजहार होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाम को भी तब्दील फरमाया। बाकी कोई भी नाम रखा जा सकता है, इन दो बातों का बस ख्याल रखना चाहिए। सो नाज़रीन, आज का पैगाम आपने सुना और हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें समटाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं अगर हम इन पे गौर करें। चलिए जी, आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर है जी, पंजाब के 29 अरब 26 करोड़ कहाँ चले गए? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज का शेयर तय न हो सका, शेयर का तयन करने के लिए थर्ड पार्टी से मदद ली जाएगी। LWMC वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पुरअज़्म जर्मन और थाई कंपनियां लाहौर के कूड़े से बिजली बनाने पर तैयार। और ओपन मार्केट में शेयर ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। तो अब 29 अरब 26 करोड़ कहाँ गए? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना। हम तो इसी पे ही बेचारे परेशान हो गए हैं कि ये चाय जिससे हमारे दिन का आगाज़ होता है पत्ती महंगी हो गई, क्या करेंगे हम। लेकिन कहानी तो बहुत बड़ी है जी कि 29 अरब 26 करोड़ रुपए कहाँ गए। ये जहाँ कहीं भी गए इनका पता नहीं लगने वाला। आई डोंट नो अली इतनी मेहनत क्यों करते हैं, कहाँ से खोज लगा के ये खबरें निकाल लेते हैं। पर वाकई अली की मेहनत को हम सलाम ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन होगा क्या इसका मुझे नहीं समझ आती। आगे चल के ज़रूर डिस्कस करते हैं। सो हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। आमिर रज़ा खान साहब, अली साइद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आने, शायद आमिर भाई एग्री करें या ना करें, अली ने खासी मेहनत की है। अली नामी की ये खबर है, 29 अरब 26 करोड़ रुपए कहाँ गए, कहाँ गए? लेकिन आपने जो इल्ज़ाम लगाया ज़मीन पर और आसमान पे, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, देखें सबको पता है कि वो पैसे कहाँ गए, कौन ज़मीन था, कौन आसमान था। रिवायती जुमला ना इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने बंदे बनाए खाने के लिए, क्या हो गया? अल्लाह ताला ने जो बंदे बनाए खाने के लिए वो खा गए।
और वो वसीम अकरम इतने प्लस साहब पैसे जो खा हैं, जाते हैं। ये तो कोई भी हिस्सों में अमाउंट बढ़ जाते हैं। ये तो कोई अमाउंट नहीं है। आप हम मुझे तो एक बताएं, रोटी खा के पेट भर लेते हैं। नहीं नहीं, ये आपका गरीब का पेट भर मसला- जाता होगा, ये तो गरीब- कब्र की मट्टी से नहीं भरना इनका पेट। गरीब जो के लोग मसले खा हैं रहे ये रोटी। ये वो सादा आदमी था जिसने जिसके घर में बिजली भी नहीं थी, बकौल इमरान खान साहब के, महात्मा के, कि इसके घर में तो बिजली ही नहीं, इसलिए मैंने इसको मेरिट पर बनाया है। और उसके दौर के 25 अरब रुपए का हिसाब किताब नहीं है, ये इस खबर के अंदर शामिल है। एक साल का 21 एक साल के अंदर। उससे पिछले साल उससे का पिछले सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने गांव में उसने कन्वेंशन सेंटर बनवा लिया, उसका पैसे ठेका तो भी कम अपने नहीं अजीजों है, कारब को दे 29 दिया। अरब 26 करोड़। ये प्योरली नैब के केसेस किसके पैसे हैं हैं, ये नैब के केसेस। पैसे किसके होने हैं? ये घर से लेके थोड़ी आते, किसी मैं के वही घर आपसे बिजली जरा नहीं थी, साफ अल्फाज में वो बता कैसे देना। लेके आएंगे? ये हमारे पैसे थे, हमारे पैसे। ये हमारी पैसों की लूट मार थी। इमरान खान साहब तो कहा करते थे अवाम के पैसे अवाम तक हाँ, आवाम जाएंगे। के वो कहते जो कहते हैं वो अवाम ही करते लेके नहीं गई है, क्या हो गया है ना, कैसी हैं। बातें आवाम कर लेके गई है, कौन सी आवाम? ये थोड़ी एलीट क्लास जो है वो लेके गई है। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है। अगर इसका आदमी- हिसाब किताब नहीं है तो मैं समझता हूँ कि अब इसका हिसाब किताब होना चाहिए। इसका क्या, सब तो होना चाहिए। जितनी सियासी जमातें रही हैं उनके अगर दौर में कोई फ़ंड इस तरह का खर्च हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो कहते थे जी फ़लाँ रिकॉर्ड जला दिया गया फ़लाँ। हालांकि वो भी जो समझने वाले हैं वो समझते हैं इस बात को कि कोई रिकॉर्ड जलता नहीं है। आज का आमिर भाई, दौर मैं वो आप दौर है। यकीन माने मैं परेशान होती हूँ कि हम हर महीने टैक्स दे रहे हैं, हर महीने अपनी सैलरीज में से भी टैक्स दे रहे हैं। एक सूट खरीदने उस पे टैक्स दे और रहे हैं। सूट कोई तो एक- महंगा एक है। कैंडी खरीदते हैं उसमें हाँ, एक जो कैंडी अब 3 रुपए की मैं हो गई वही है, कह पता रही है ना, आपको? हमारी जिंदगी सिर्फ यहाँ तक महदूद रहेगी। हम डरते हैं कि अच्छा ये ना हुआ तो बाद में ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो हम अच्छे तरीके से उस पर चलें। भी 17% सेल्स टैक्स। जो बच्चा कैंडी खरीद के लाता है ना 3 रुपए की, 2 रुपए की, हाँ। उस पर भी 17% सेल्स टैक्स। बेसिकली असल में ये स्पेशल ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट जो हुआ होगा उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट हुआ होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं वो कहाँ इस्तेमाल हुए उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, बड़े बड़े जो लोग हैं, जिस तरह वो आमिर भाई कह रहे थे कि वो गरीब आदमी जिसके घर में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, वो अब सब कुछ होगा, चल अब अब तो सब सब कुछ कुछ होगा। अपना भी बना इसी सकते तरह हैं, अब तो दूध की नहरें बहा सकते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े हेड्स हैं जिनको ना डिस्कस किया जाता है ना पॉइंट आउट किया जाता है। आईजी पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी है, कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके अरबों में सीक्रेट फंड्स हैं, जिनका कोई ऑडिट नहीं है, और वो कहाँ खर्च होते हैं आप नहीं पूछ सकते। ना वो कभी आज तक मंजर हम पे आता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। वो आईजी की अपनी स्वाबदीदी है, वो चीफ सेक्रेटरी की अपनी स्वाबदीदा है, या किसी महकमे के हेड की, वो आप नहीं पूछ सकते। ये तो वो फंड तो उनके बारे में आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। तो ये तो कोई 29 अरब तो कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। देखिए कोई करिश्मा तो इस सीट के अंदर है। ये जो वजारत आला पंजाब की सीट है, अल्लाह करे मुझे भी मिले, फट दूसरी शादी हो जाती इंशाल्लाह। यार यार, फट दूसरी शादी हो जाती, नौजवान लड़की मिलती है, वो कोई वजीर आला, आज का वजीर आला हो, आमिर भाई घर जाना, गुज़िश्ता हो, उसका घर पीछे जाना वाला हो, भाभी ड्यूटी पे है, ये दे रहे हैं। घर वाली इस वक्त मिलती है। सोशल मीडिया आजकल बड़ा तेज है, जितना बच मर्जी नहीं तेज हो सकेंगे जाए, आप। ये वजीर आला की सीट में वो चाम आ गया है। वजीर आला आ बनने गया तक क्या तो है? समझ आई, आपने इतने पैसे सुन के ख्वाहिश का इजहार कर दिया। भैया मतलब अगर मेरे लेकिन पास अगली ओ बात भाई तो इतना हजम मेरे नहीं पास हो रही। पैसा हो, अगली बात नहीं हजम हो हमें रही। तो एक का खर्चा नहीं उठाते हुए साई साहब बेसिकली मसला पता क्या दांतों है, में जब सीना आ जाता है। आमिर भाई पता है क्यों ये ख्वाहिश कर रहे हैं? क्योंकि इनकी उम्र के लोग जो है वो वज़ीर-ए-आला बने और बन जाए। दूसरी शादियां कर रहे हैं। नौजवान तो आज चले अच्छा है तो लेकिन आप देख लें, आपके पास है कहाँ जौहर टाउन में किसका घर बना। ना आपको वज़ारत आप मिलेगी। 29 अरब रुपए का पूछ रहे थे, आप कहाँ गया? मैं आपको बताऊं, जौहर टाउन में किसका घर बना, डिफेंस में किसके प्लॉट आए, कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब हिसाब किताब होगा। और ये हिसाब किताब बाहर कोई आना हिसाब किताब नहीं चाहिए। हो, कोई नहीं होगा। कोई नहीं, नहीं नहीं, होगा, आप- कोई ना जाए ये आप हिसाब मायूस किताब। ना होएं। नहीं, आमिर मायूस भाई, कैसे हिसाब ना हो? किताब का किसी को डर होता या कोई हिसाब किताब ये का तो- ट्रेंड होता तो ये सब बुला पता- लिया ये तो बिल्ली चूहे का खेल है आमिर भाई, देख कुछ भी नहीं ले होगा। क्या मैं आपको बुला लिया बता- नैब ने। कुछ अगर भी नहीं ये- होगा। अगर ये हिसाब नहीं होएगा तो सजा होगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, जब फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई थी तो नून लीग पे पर्चे हो रहे थे, ऐसे ही है। तो वो पर्चे खारिज हुए। जब हमजा शहबाज सिपाही आए, बन चुकी हम है। खैर हमजा शहबाज आए पंजाब में, तो जो एंटी करप्शन में मुकदमात हुए थे 4-5, वो सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, ये आप लोग कहते हैं और सजाएं क्यों नहीं हुई? आप मुझे बताएं, क्या बहुत सारे लोग सियासी, चाहे वो नून लीग से थे चाहे वो पीटीआई से थे, नाहल नहीं हुए?
हुए? अब आप देखिए, आप एकदम बच जाती से है, बड़े safe side play करते हैं। एकदम से आप लोग जो है म्यूजिक का इजहार करते हैं ना, उस पे मुझे आता है कि यार आज चलिए, की आप जो भी नस्ल, आए, आप देख लोग आज की लीजिएगा नस्ल, क्या आना है, बड़े बड़े जो पैसे खाए हैं ना लोगों ने। मैं जेल को कवर करता हूँ, मैं जेल में जाता था, मैं देखता था, बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है उनकी। खाने उनके घरों से जाते हैं, अंदाजा करें। 10-10 डिशेज जाती हैं, अब बताइए स्पेशल हमें। गाड़ी डेली जाती है वहाँ पे। जेल में प्रोटोकॉल्स हैं। जाती है। और मज़े की बात मैं बताता तो डबल शाह से मिलके आया था जेल में, मैं स्पेशली मिलने गया था डबल और शाह एक और मज़े की और बात उसके है, टैके देख के मैं भी हैरान हुआ था। और एक और मज़े की बात उसमें आमिर भाई कि जो सुपरिटेंडेंट्स या जो मुतलका अफसरान होते हैं उनके तो फिर मज़े हो जाते हैं। वो दुआ करते हैं या अल्लाह मौजूदा जो हुकूमत है वो तो नहीं आएगी, अपोजिशन के लोग आएंगे, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, अगली गवर्नमेंट उनकी आती है। मैंने अपने कानों से फ़ोन सुने हैं वज़ीर आज़म के सुपरिटेंडेंट को आते हुए, वक़्त का जो वज़ीर आज़म है उसका फ़ोन आते हुए, वज़ीर आला पंजाब का फ़ोन आते हुए मैं अपने कानों से फिर नाम नहीं पीछे आप रह बताएंगे। क्या जाता है? नाम बताने की नाम आप बताएंगे नहीं, ना वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का। ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्कैंडल आ गया, अली रामी ने दे दिया, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, आप इस बात को समझती हैं और इस बात को तस्लीम करती हैं कि इस पर होनी चाहिए। होनी चाहिए। इस पर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम ये मुतालबा आपको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। अगर आप करें कि ये 29 अरब का हिसाब दें, ये साफ चली, शफाफ चली, ये 29 अरब खा के चली, हाँ। ये कैसे चली, कहाँ ये तो पैसा बहुत खर्च कुछ हुआ, खा रहे हैं, अभी तक खा रहे हैं। किसके जलसे मुनक्कद किए गए और कहाँ कहाँ पैसे लोगों को दिए गए, ये सब हिसाब किताब आप समझते हैं कि इसका गुम हो चले जाएगा, जी, हम छुपाया जा सकता नहीं है। नहीं, अना तो इस वक्त ज़हनी तौर पे, पे अना तो ज़हनी तौर पे इस वक्त बैठी है कि आपकी मेहंदी करनी है, फिर वलीमा भी करना है, फिर हमने वजारत भी लेनी है, वो तो ये सोच रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये खाने आज बच्चा तो नहीं होने वाली। मैं आयशा से कहूंगी ये क्लिप निकाल के जरूर उसके लिए भेज। वज़ीर आला, उसने कहा ना इसकी उम्र के लोग जो वज़ीर आला बनते हैं तो वज़ीर आला बन के एक एक शादी भी करका लेते हैं। सोचे ना वज़ीर आला बनने की एक्साइटमेंट है, ना पैसे इकट्ठे करने की, सिर्फ शादी की एक्साइटमेंट है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। शेयर का तयन करने के लिए थर्ड पार्टी से मदद ली जाएगी। सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज का शेयर तय ना हो सका। अच्छा जी, इलाज कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। सो अभी शेयर ही नहीं तय हो सका तो फिर ये काम किस तरह से चल रहा है? बस आप ये समझ लें, अल्लाह के हवाले है सब कुछ। नाहली है यास्मीन राशिद की, देखें उन्हीं की ये प्रोडक्ट वो मैं 2 दिन से अपने शो में ये बात कह रही हूँ कि सीएम साहब ने, परवेज इलाही साहब ने ऑन रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर साहिबा जैसा एक और बंदा हमें मिल जाए तो हम हेल्थ के सेक्टर में क्या नहीं, हेल्थ के सेक्टर में नहीं, डॉक्टर साहब जैसा एक बंदा मिल जाए ताकि वो पुलिस वालों पे अपनी पुजारो चढ़ा सके और बदमाशों की तरह नारे लगा सके। नाहली कह दिया, नाराज हो जाते। नाहली हैं, होती रहे, नाराज होती रहे, ये उनकी नाहली है। देखें हेल्थ कार्ड, अब ये क्लेम ये करते हैं कि ये इनका प्रोजेक्ट है इंसाफ हेल्थ कार्ड, लेकिन इससे पहले का है, ठीक है। लेकिन आज तक कोई भी इसके पैरामीटर्स तय नहीं कर सका। प्राइवेट हॉस्पिटल से चले जाएं, वो आपको कहते हैं जी ये वाला ऑपरेशन हम करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें नुकसान नहीं नहीं, हेल्थ कार्ड वाला कोई बंदा जाके बता देगा। सरकारी हॉस्पिटल का क्या काम है कि वो इनकार करे? वो तो इनकार करना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर अगर आप थर्ड पार्टी लेके आ रहे हैं जो तयन करेगी, इसका मतलब है उसको भी फंड्स देंगे। कोई अपनी पार्टी होगी, कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, उसको नवाजेंगे। और सर जी अब इसके पीछे है क्या? फर्म को छोड़ दें आप, इसके पीछे है क्या? सरकारी हॉस्पिटल में इनकार होगा तो बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा जिस माफिया की सरबराह डॉक्टर यास्मीन राशिद है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स माफिया की सरगना डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल्स में काम इसलिए बेहतर नहीं करती हैं ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलते रहें। मैं ये कहता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल, इनका तो दावा ये था कि ये हेल्थ और तालीम दो तो चीजें लेके आए, दोनों का बेड़ा गर्क है। कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक कॉलेज तालीम के पैसे तो आपको पता है अस्पताल बने, उनके बुरे हाल हैं, बुरे हाल। अभी मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की बीइंग ए ह्यूमन बहुत इज्जत करता हूँ और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैं उनको आपा कह के बुलाता हूँ। बट ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ इनका रवैया मादराना और जो उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल के साथ मुनाफकाना है, उस पर हमें जो है आवाज उठानी चाहिए। आप अपने बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं ना, बचा रहे हैं तरीके से। ये तरीकाकार ही है ना। यही महात्मा इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये जी इनके इंटरेस्ट हैं तो इसलिए ये उस बिजनेस और सीटें लेते हैं, कुर्सियां लेते हैं। वही काम उन्होंने किया कि पिछले जब से ये हुकूमत इमरान खान साहब की आई थी
उस वक्त से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। इससे बेहतर है, हमारे भाई से बेहतर था ये हेल्थ कार्ड ना जारी करते, गरीब आदमी जाकर वैसे ही इलाज तो करवा लेता था। ऐसे ही बिल्कुल। अब ये है कि हेल्थ कार्ड दिखाएं जी। और वहाँ आप चले मैंने जाएं, देखा आपको है, लाइनें लगी नजर आएंगी आपको। मैं हेल्थ कार्ड पे भी गरीब को बेचारे को बहुत ही रुलना। मैं पिछले दिनों काफ़ी वो रहा हूँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने देखा है जो हेल्थ कार्ड वाला पेशेंट आता है उसको बिल्कुल इस तरह देखा जाता है कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड का बंदा आ गया है, तो इसको तो बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपका ना उसको यास्मीन बराबर राशिद से माजरत भी करता हूँ कि मैंने सख्त अल्फाज बोले, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आता है, इतनी अच्छी खतून होने के बावजूद वो हेल्थ के मामलात में बिल्कुल काम नहीं करती हैं, सियासी मामलात में काम उनको सारी निटी ग्रिटी का पता है, चूंकि वो वहाँ पे आप ही एक हैं। दफा अस्पतालों के बाहर जाते रोते बिलखते लोगों को देख लें। अभी कुछ दिन पहले अजमत से हमने वहाँ पर हालात देखे म्यू अस्पताल के। आमिर भाई, हर दूसरा बंदा आंखों में आंसू लिए बैठा था। आप किसी हॉस्पिटल का यकीन नाम माने है ना, दिल रोता है। वहाँ में एक बात सुने, वहाँ पे आप आम पब्लिक के जो जितने भी एरियाज है वहाँ पे चले जाएं, बुरे हालात होंगे, सफाई नहीं होगी, इक्विपमेंट नहीं होगा, चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। उसी हॉस्पिटल के VVIPs देख लें, वहाँ पे जो ऐसे ही, रूम्स ऐसे हैं ही। उसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। फौरी डॉक्टर जाएगा वहाँ पे, जो इनके नर्सिस हैं वो मौजूद होंगी, पैरा मेडिकल के तमाम स्टाफ काम कर रहा साई होगा। साहब, उनका स्टाफ का भी एक दिन मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के जिक्र भी किया था कि उन पर प्रेशर बहुत होता है। बहुत प्रेशर होता है, सही कह उनके रहे हैं। पास इतने मरीज पूरे पंजाब से आते, कोई एक नया हॉस्पिटल तो पिछले 4 साल 5 साल में बना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बना। अगर बना नहीं है नहीं, जो फिर वहाँ बना पे तो वो लोगों को- खराब कर दिया के अलग। आप शहबाज शरीफ के दौर में देख लें, मुझे याद है सब्जाजार हॉस्पिटल बना, शदरा हॉस्पिटल बना, समनाबाद हॉस्पिटल। अच्छा मियाँ मीर हॉस्पिटल बना, समनाबाद हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल नजर आ रहे थे बनते और हुए। आप यकीन माने कि इन हॉस्पिटल्स में जब कभी भी बाहर से गुजरना भी हुआ है, इतनी दुनिया होती है, इतनी दुनिया, लेकिन अंदर आपके पास अब ना, बड़े डॉक्टर्स अवेलेबल अब नहीं है। साई साहब, अब आबादी इतनी हो गई है कि हर सोसाइटी को एक हॉस्पिटल बिल्कुल सही कहा चाहिए, आपने, बिल्कुल एक सोसाइटी को एक अच्छा हॉस्पिटल अच्छा चाहिए। हॉस्पिटल चाहिए। मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज बनती चली जा रही हैं, ग्रीन एरियाज पे बन रही हैं, LDA कुछ नहीं कर रहा है। कम से कम इस पर तो इम्प्लीमेंट कराए कि भाई आपकी पानी वाली टैंकी होनी चाहिए, Parking होनी चाहिए। आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए, डाकखाना होना एक चाहिए। मुझे मंतक समझा दें, ये जो हॉस्पिटल बना दिए गए चाहे नून लीग के दौर में ही, यहाँ चले जाएं, गायनी का कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मेरे सामने एक पेशेंट को लेकर आए हैं, फौरी तौर पर उसका C-सेक्शन होना था, उसकी हालत इतनी खराब, समनाबाद हॉस्पिटल से उसको रिकमेंड कर दिया गया, यहाँ गायनी का कोई डॉक्टर नहीं, इनको यहाँ से ले तो जाओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद किसकी डॉक्टर हैं? गायनी। ये तो अगर वो हॉस्पिटल में गायनी की डॉक्टर होएगी तो कोई बेवकूफ़ जाएगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सही क्या आपने? गायनी के लिए, जहाँ पे आपका एक ऑपरेशन का जो है वो 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया बनता है, वो क्यों जाएगा अगर हॉस्पिटल में उसको ये सहूलियात मिल हाँ, जाएगी? यही देखे ना, एक डॉक्टर आपको म्यू हॉस्पिटल में सर्विसेज में जनाब में चेक कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब फ्री में वो मेडिसिन दे रहे हैं, और वही डॉक्टर साहब आपको शाम को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हैं या अपने क्लिनिक पे बैठे हैं तो 5,000 रुपया फीस ले रहे हैं, 10,000 रुपया। हो रहा है, सब और कुछ फिर हो उसमें मैंने देखा है मेडिसिन ऐसी लिखते हैं कि मैं एक दिन यहाँ से एक डॉक्टर साहब को चेक करवाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैंने कहा मैं सियालकोट जा रहा हूँ, वहाँ से ले लूँगा। यकीन करें कम से कम मैंने 20 मेडिकल स्टोर फिरे, तो मुझे दवाई नहीं नहीं मिली। मिली। वो मैंने उसको जब चेक किया, उसने कहा ये फलां कंपनी की है, ये उन्हीं डॉक्टर साहब की अपनी होगी, उसी वही hospital वहीं से से मिलेगी। मिलेगी आपको। मैं आपको बताता हूँ, आमना 10 रुपए की पर्ची पे पैदा हुई है, कोई लाखों रुपए नहीं लगाया, सर्विस हॉस्पिटल के अंदर। उस दौर में गायनी की डॉक्टर्स मौजूद थी और बड़ी अच्छी डॉक्टर्स थी। नहीं जी, यास्मीन अब तो- राशिद वो जो हाँ। डॉक्टर थी वो कहती थी कि मेरा प्राइवेट एक क्लिनिक है लेकिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ही देखूंगी। ठीक है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने दूर दराज जगह पे बनाया है, वहाँ तुम्हारे आने की जरूरत ही नहीं है, तुम सर्विसेज में आओ। कोई उसको अब ना एक्स्ट्रा तो पे वैसे नहीं किया। माजरत के साथ डॉक्टर्स हैं, ना तो वैसा महकमा सेहत है, और ना ही वैसे सेहत के मामला देखने वाले हैं, इसलिए लोगों को बस दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। सेहत सहूलियात के नाम पर, इस सेहत कार्ड के नाम पर जो मजाक किया जा रहा है वो सभी के सामने। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी, बहुत ज़रूरी है कि अगर काम शुरू कर दिया जाए। वैसे तो ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब भी क्योंकि मौसम सर्दियों का है तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है जी। जर्मन और थाई कंपनियां लाहौर के कूड़े से बिजली तैयार करने के लिए पुरअज़्म हैं। LWMC वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भी पुरअज़्म है। अब फिर देर किस बात की है, इंतज़ार किस चीज़ का किया जा रहा है? सही साहब। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। ये कुछ 4-5 माह पहले भी हमने इसी खबर पे डिस्कस किया था कि जर्मन कंपनी ने इस बात का कहा है कि वो जितना यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट है उससे बिजली बनाएंगे। अभी भी आपने जो खबर पढ़ी है इसकी हेडिंग में देख रहा था और उसके नीचे जो लिखा है कि अभी स्टडी शुरू की है।
तो अभी मेरा ख्याल अगली गर्मियाँ भी इसी बात में गुजर जाएंगी। R&D होगी, स्टडी होगी, ब्ला ब्ला, नमूने चले गए एशियन एनवायरनमेंट सर्विसेज लैब को, उसके बाद मेरा ख्याल है 2-4 साल लग जाएंगे और उसके बाद ये मंसूबा ठप हो जाएगा। हालांकि ये जर्मन और थाई कंपनियों का इसका पूरा एक्सपीरियंस है, कोई इतना टाइम टेकिंग काम 20 अरब नहीं है, रुपए, बल्कि हमें भी है। 20 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं इस मंसूबे के लिए, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती। ये बेसिक हमारी ज़रूरत है। अब जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, आपके पास पानी की कमी हो जाती है। आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आमिर भाई तैयार हैं, हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो कहते हैं हमारी खिदमत लें, हम इसमें हेल्प करने के लिए तैयार है, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? कोई इंतज़ार की वजह नहीं थी। अभी साहिब साहब ने भी कहा कि स्टडी होगी और स्टडी के बाद होगा, सब हुई पड़ी है। तुर्की की कंपनी थी और ख्वाजा खान ने हमें ब्रीफिंग भी दी थी और उसमें बताया गया था कि कूड़ा करकट को किस तरह से बाइफर्केशन की जाएगी, यानी मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे चली जाएंगी, अलग-अलग चली जाएंगी और वो सब कीमती चीज़ें होंगी। वो ये नहीं है कि कोई ज़ाया हो जाएगी, उसमें से अगर पीतल निकलता है, सिल्वर निकलता है तो वो अलग हो जाएगा। जो उसका गत्ता, कागज़ या इस तरह का रॉ मटीरियल है वो जलने के लिए चला जाएगा और बर्न होगा और उससे बिजली। सारी स्टडी हुई पड़ी है। उन्होंने हमें एक मशीन भी उस ज़माने में दिखाई थी, वो इस स्टूडियो से लंबी मशीन थी, अच्छा, जिसमें से कूड़ा निकलता था और वो उसको बाइफर्केशन हो जाती थी। अभी मसला ये है, अब फिर हम बात करेंगे तो बात आ जाएगी, ये मसला किकबैक्स का होता है। इसको अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, आपने तुर्की वाली स्टडी क्यों नहीं उठाई? उनके साथ मुआहदा जो पिछली गवर्नमेंट करने जा रही थी उसको क्यों कंटिन्यू? वो तो कहते हैं बड़े महंगे मुआहदे किए थे हम, वो नया वो महंगे मुआहदे किए थे, उसकी वजह से बिजली अभी चल रही है। वो महंगे मुआहदे ना किए होते तो हमारे डैम्स इस काबिल हम अभी तक भुगत रहे हैं वो तमाम मुआहदे। ना अपनी पसंद का कंपनी को चूज करने के लिए आपने ये बहाने बनाने लगाए थे। IPPs मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने IPPs के मुआहदे ना लगाते तो पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, इतनी भी नहीं थी कि हम लोग जो है 24 में से 2 घंटे करके बिजली जला लेते। अच्छा, तो ये IPPs के मुआहदे ही थे जो उन्होंने बचाया। उसके बाद जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, ये पिछली गवर्नमेंट जो गई है, उसने फिर कोल प्रोजेक्ट लगाया, कुछ नंदीपुर पे काम किया, तो उससे ज़रा बिजली आपकी स्टेबल है। यानी लोड शेडिंग तो अभी भी है, गर्मियों में होगी क्योंकि आपकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, बिजली की मांग बढ़ती चली जा रही है। जो गैजेट्स हैं हमने वो अपने घर के अंदर, आप सब सोच लें, आज से 20 साल पहले साहिब साहब बिल्कुल कितने घर में गैजेट्स थे बिजली वाले और आज कितने हैं? आज कितने AC हैं? हर कमरे को एक AC चाहिए अब तो। पहले वो तो ये बहुत ये लग्जरी आइटम थी कि एक घर में एक कमरे में होता था जिसमें सारे सोते थे। अब हर कमरे में, हर बच्चे लाउंज में भी, आपके ड्राइंग रूम में जिस तरह की ज़रूरियात हैं, ये आमिर भाई वाली बात कि जो पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्यों रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। हर गवर्नमेंट आती है, अपना वो चूरन बेचने के लिए कोई ना कोई कंपनी लॉन्च करती है, कोई ना कोई फर्म लॉन्च करती है और फिर उसके बाद ये अब होगा पता क्या, ये इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल में, ये मंसूबा ठप हो जाएगा। फिर अगली गवर्नमेंट जो आएगी उसमें कोई जो मिनिस्टर साहब आएंगे वो एक बड़े होंगे फनकार अपने तौर पे, एनर्जी के हवाले से मैं बड़ा, तो वो कोई नई फर्म बुला लेंगे तो हम इसी तरह इसी काम में पड़े रहेंगे। मेरा ख्याल है बिजली नहीं बनने वाली, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि 4 माह पहले मैंने और सिपरा साहब और आपने ये बात डिस्कस की थी कि जर्मन कंपनी जो है उसको देने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो अब मैं पढ़ रहा था कि अभी स्टडी होगी, अभी R&D होगी, अभी ब्ला ब्ला, बहुत सारे मसाइल हैं। सीधा सीधा नीयतों का फुकदान है। फुकदान क्या है? फतूर है, नीयतों का फतूर है। अगर लोगों को सहूलत मिल जाएगी तो फिर इन लोगों की जो चीज़ें हैं वो कैसे बादशाही कैसे रहेगी? तो यही वजह है कि ये लोग इस तरह की भोंडी और गंदी हरकतें करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये पाकिस्तान में पता नहीं क्या सियासी कल्चर है। और इस पर जो कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की है कि सब कुछ बुला दें, मईशत बहुत तबाह है, एक पार्टी नहीं इसको ठीक कर सकती है, बैठें आपस में बैठ कर मामला तय करें और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको चलाएं। उससे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। ये जो कूड़े वाला प्रोजेक्ट है ये प्रॉफिटेबल है, ये आपको प्रॉफिट देगा, बिल्कुल सही कहा। और उस पर भी आप पिछली गवर्नमेंट ने किया था, उसका कतबा ना लग जाए, उसका ना लग जाए, एक दिन कब्र का नहीं कतबा तो कतबे की लड़ाई मैं आपको बताऊं बड़ी मजे की। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में जाता हूँ, एक दीवार है, इतना सा कमरा है, कॉन्फ्रेंस रूम है, इससे याद है, तो मैं देखता हूँ कि पहले मुश्तबा शुजा ने बनवाया था, उसके बाद फिर मुश्तबा शुजा ने उसका जो है वो किया, इफ्तिताह किया, उसके बाद फिर अगले मिनिस्टर साहब आ गए, हाफिज मुमताज़ साहब, उन्होंने आते ही कहा कि मुझे कोई काम बताएं, मैं क्या करूं। तो मैं किसको कहूं? एक्साइज वाले ने सोचा एक्साइज वाले ने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने बाय गार्ड, अच्छा उन्होंने बाय गार्ड उसको कॉन्फ्रेंस रूम का नाम देकर उस पर
हाफिज मुमताज उसकी तख्ती लगवा दी। अंदाजा करें अब जो मौजूदा मिनिस्टर हैं वो तो अब चलें, वो पड़े ही तकर्रो तबादलों में हैं, वो इस गेम में पड़े हैं कि वो अपना अगला इलेक्शन जो है वो एक्साइज के तकर्रो तबादलों से लड़ेंगे। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। वो इस बात का ख्याल नहीं कर रहे कि उनकी रिप्यूट कितनी ख़राब हो रही है, लेकिन सारे तकर्रो तबादले उनकी मर्जी से होते हैं। एक दिन सुबह आमिर भाई को इस कुर्सी से उठा के इस कुर्सी पे भिजवाया जाता है, शाम को आमिर भाई उनके यानी जो काम करने वाला अपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। लेकिन एक्साइज के मामला हमने आज आगे चल के डिस्कस करने हैं। अगर आप लोग भी इससे रिलेटेड कोई अपना इशू शेयर करना चाहते हैं, नंबर प्लेट से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है, आपने ज़रूर 11:05 में प्रोग्राम में कॉल करनी है और अपना इशू बताना है। हम आपका मसला हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। ओपन मार्केट में शेयर ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आई डोंट नो रुका किस दिन था, वो दिन जिस दिन कहा जाता है कि कीमतों में कमी हुई है, उस दिन भी नहीं होती, और वो 2 दिन बाद आप देखते हैं जिन चीज़ों में कमी होती है उनकी क्वालिटी इस कदर माठी कहते हैं ना जो होती है, आप वो चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। खैर अभी तो ये जी चाय की पत्ती की कीमतों में 350 रुपये का इजाफा, ना 100 ना 50, इकट्ठा 350। यानी हम जैसे लोग जो कि इक्तफाई नाश्ते के बगैर सिर्फ अपनी चाय पे कर लेते हैं कि चाय हो तो बाकी आपका क्या पूरा दिन, मैं तो पूरा दिन गुजार लेती हूँ अगर मुझे 2-3 टाइम चाय मिल जाए हमें भाई। हाँ गुजर जाता है, 2-3 चाय के कप से गुजर जाता है, लेकिन 2-3 चाय का कप अफोर्ड कौन करता है? यही तो क्या। अब आप मुझे कहने दें कि चोर चक्का चौधरी तो गुंडी रान प्रधान हर प्रोग्राम चाहते, मैं हर प्रोग्राम में कहना चोर चक्का चौधरी तो गुंडी रान प्रधान। मुझे बताएं किस कंपनी पर कोई चेक है प्राइस का? आप एक आम जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे उसने लगाया होगा कमिश्नर के रेट के मुताबिक, और गंदी मंदी दालें और चीनी ऐसे ही है चूंटियों वाली चीनी रखी होती है, लिखा होता है ना, वो सबसे गंदी चीज़ होती है। उसने जो खुद पैक की होती है ना, उसकी आप ऊपर चाहे वो 200 रुपये किलो भी लगा दे, उसको कोई चेक करने वाला है कि यार ये दाल मूंग है, दाल माश है, ये चाय की पत्ती है, ये इसने अच्छा, डीसी पैकेट में साहब जब जाके चेक करते हैं ना हर दौर में, तो वो डीसी रेट वाले काउंटर पे ही जाते हैं और आपको दिखाते हैं ये देखें जी अमल हो रहा है। ना एक बात देखिए, वो डीसी रेट पे आपको जो चीज मिलेगी ना, वो आपको ना खाने के काबिल है ना पकाने के काबिल। मैं सारा दिन हम घूमते भी रहते हैं, अच्छी जगहों पे भी जाते हैं खाने पीने की और हर तरह की। ये जो आप कमिश्नर के रेट कहते हैं, डीसी के रेट कहते हैं, ये सारा कुछ है गरीबों के लिए। बड़े होटल्स में चले जाएं, वहाँ पानी की बोतल आपको मिलती है 200 में 300 में। कभी आज तक डीसी साहब गए ना? खाने का जो मटन कढ़ाई फर्ज करें, अगर आम बाजार से मिल रही है आपको 2500 की 3000 की, वहाँ से मिल रही है 5000 की, कभी कोई गया? और साहब साहब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चले सेल्स टैक्स करवाते हैं, उसका एक मैकेनिज्म अलग है। ना एक बात तो सुने, उसका टैक्स का मैकेनिज्म अलग है। बात तो सुने, एक बात कर रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये तो वो तो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पे तो बड़ी डील होती है। तो ये कैसे आपके काबू में? अच्छा मुझे आप लोग एक बात समझा दें, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, आप खुली पत्ती देखिए उसकी शक्ल बिल्कुल और है, मुख्तलिफ पैकेट्स खोल के देखे पत्ती की शक्ल डिफरेंट टेस्ट भी मुख्तलिफ हैं। क्यों? किसी ज़माने में ना अकबरी मंडी हम जाते थे, बचपन की बात है क्योंकि रहती अंदरून शहर में थे तो वो अक्सर गुजर भी होता था। तो ये जो चने हैं, काले चने, इसका छिलके के ढेर लगे होते थे, अगर आप सुबह के वक्त में जाए ना तो ढेर लगे होते थे जिनको कूड़े वाले उठाते थे। अच्छा। अभी मुझे किसी एक चने के दाने का छिलका आप पड़ा हुआ दिखा दे, ये पत्ती में इस्तेमाल होता है, पत्ती में इसको रंग कर कोई उसमें नहीं, आपकी देखे ना मिर्चों में बुरा, उसी ग्रैंड के ऊपर उसी ग्रेड के अंदर पीसते हैं, बहुत कम है, और चाय की पत्ती और बाकी ऐसा किया जाता है। हल्दी में बुरा डाल देते हैं। मुझे तो ये पता चला बुरादे को कलर करके लाल मिर्चें बनाई जाती हैं, पत्ती में डाला जाता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या इनके पास प्राइस मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्वालिटी चेक करने का मैकेनिज्म नहीं। थैंक यू सो मच नाज़िन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे नाज़रीन। आज के प्रोग्राम को कुछ स्पेशल मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के इश्यूज़ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हल करें। घर बैठे आप जो सजेशन देना चाह रहे हैं, आप जो मसाइल हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उनका हल हो, ताकि अगर आप कहीं पे भी पैसे लगा रहे हैं, सो कंज्यूमर जो सारिफ है उसको परेशानी ना हो। हम आज बात करेंगे महकमा एक्साइज के हवाले से। गाड़ियों की ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन बहुत आसान तरीका बनाया गया। लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है
कि उनके लिए नया सिस्टम क्यों लाया गया, वो इससे फैसिलिटेट कैसे हो सकते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम जो कर दिया गया, ऑल्दो बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद एजेंट माफिया का राज क्यों है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए आपके लिए सजेशन क्या होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो आपने इश्यूज़ हमने क्योंकि कल ही अनाउंस किया था कि आज हमारे साथ हमारे ये गेस्ट होंगे, सो हमें लोग बता देते हैं जी उनकी नंबर प्लेट्स का इशू है। ऑल्दो हमारी लाइंस अभी ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको महकमा एक्साइज से कोई शिकायत है, कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। खैर, कुछ लोग कहते हैं जी नंबर प्लेट्स बहुत लंबा अरसा हो गया, हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। फिर फैंसी नंबर प्लेट अगर आप बनाना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है। सो ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। अहमद सईद साहब मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अहमद साहब को गालिबन तकरीबन कोई 8 माह के करीब हुए हैं शहर लाहौर में चार्ज संभाले हुए। इससे पहले ये फैसलाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। डिफरेंस क्या है दोनों शहरों में काम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके सिटी 42 के नाज़रीन को मेरा सलाम हो और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि हम इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। फैसलाबाद और लाहौर का फ़र्क ऐसी है जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फ़र्क हो, यानी हम कहते हैं लाहौर है। लाहौर है। इसमें मेगा किस्म के इश्यूज़ होते हैं और ये पूरे पंजाब को कंट्रोल करता है ये ऑफिस जो हमारा है। और फैसलाबाद एक डिवीज़न की हद तक हम महदूद थे। उसके अपने जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट उसके हम प्रोसीड करते थे। तो ये पूरे पंजाब को कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हेड ऑफिस में हम पोस्टिंग ये वाली है। और तो वास्ट डिफरेंस, यानी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जहाँ जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं ना, वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं, वहाँ मुश्किलात भी होती हैं और वहाँ बड़े मसाइल भी होते हैं। सो यहाँ पर आके आपको कैसे लगा? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा लोगों की शिकायत ज़्यादा सुनी है महकमा एक्साइज से रिलेटेड, क्यों, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट को तो कमाओ पुत कहा जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, फीडबैक हमें भी यही मिलता है, लेकिन उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं पूरे साल के दौरान। सही। मतलब ये लाखों में नहीं करोड़ों में लोगों के साथ हम डील करते हैं। हम प्रॉपर्टेक्स में हमारे पास कोई 20 लाख के करीब लोग हैं जो हम हर साल उनको टैक्स करते हैं, नोटिस करते हैं। ये 43 लाख प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो उस सिलसिले में लोग आते हैं। इस तरह कोई 2.25 करोड़ व्हीकल्स का डाटा हमारे पास मौजूद है। आप देखें ये नंबर कितना बड़ा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड के मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। सर माजरत, मुझे आपको टोकना पड़ेगा जैसे जैसे कॉलर आएंगे, क्योंकि फिर हमारे कॉलर भी नाराज हो जाते हैं। इमरान ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। इमरान, कहिए क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, वक्त कम है, जल्दी जल्दी। जी, मैंने सर अपनी गाड़ी बेची थी आज से तो 15 साल पहले। अब मुझे पेशावर से कॉल आती है कि मेरा नाम ट्रांसफर कर दें, सर मैं क्या करना चाहिए? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे? पेशावर से कॉल आ रही है ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये बड़े इश्यूज़ हैं लोगों के। ये तो बहुत ही आसान है। अब पेशावर से चल के इनको लाहौर में आने की ज़रूरत नहीं है, पंजाब में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हमारा सिस्टम है। जो ट्रांसफ़र फ़ीस है गाड़ी की वो ऑनलाइन उन्होंने पे करनी है। पूरा मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद है। पेपर्स के आने की ज़रूरत नहीं है, बंदे को लाने की ज़रूरत नहीं है, बायोमेट्रिक करनी है उन्होंने। तो बायोमेट्रिक हम नादरा के साथ क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है, तो नादरा का सिस्टम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये बहुत ही आसान है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं आप अपनी बायोमेट्रिक करें, पंजाब के पोर्टल पे जाके उसकी ई-पे के थ्रू पेमेंट करें और अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लें। ये बहुत ही आसान है। ये तो नहीं जी, फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपकी मुश्किल तो बैठे बैठे आसान कर दी है जी अहमद साहब ने। सो हम बात कर रहे थे, अब आज इन गाड़ियों की ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है इसको आसान करके लोगों को समझा दें कि उन्होंने करना क्या है। अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है, क्या क्या सेट प्रोटोकॉल है जो उन्होंने देखना है? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले पुराना प्रोसीजर था, पहले वो देखते हैं। गाड़ी मैंने आपसे ख़रीदी, आपसे पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके बाद मैंने एक्साइज एंड ऑफिस को विज़िट किया जो मेरा करीब तीन था, हमारे जो 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिज़िकली मुझे जाना पड़ता था, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते थे। अब हमने क्या किया है, 10 जनवरी 2022 से सारा सिस्टम ऑनलाइन है। मैं अपने घर में बैठ के अब पोर्टल पे जाना है, ई-पे के पोर्टल पे उसको अपने पर्टिकुलर फीड करने हैं। लिमिटेड किस्म के हैं, आईडी कार्ड नंबर है, गाड़ी का व्हीकल नंबर है और उसका चेसिस नंबर है। उसके बाद सिस्टम आपको बताएगा कि इस गाड़ी की ट्रांसफ़र फ़ी कितनी है, ट्रांसफ़र फ़ी आपने पे कर देनी है। उसके बाद बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक अब दोनों की है, सेलर और परचेज़र की। उसके लिए किसी ऑफिस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। एक्साइज ऑफिस में आप एक्साइज ऑफिस में जाके भी करवा सकते हैं बायोमेट्रिक, लेकिन आपके पास बेतहाशा और चैनल्स हैं
नादरा के सहूलत सेंटर हैं, कहीं से भी आप जाके अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। ठीक। इसमें दूसरी ये जो आपने ईज़ आउट किया लोगों को, ये है कि सर वो जो 3-3, 4-4 हाथ गाड़ियाँ बिकी होती हैं, फलाने फलाने फलाने, वो अब सिस्टम बड़ा मुश्किल है, अब उसमें क्या किया जाए? पहले जो मैं बता रहा था वो ये था कि अब जो सेलर है वो अलग किसी जगह पे जाके बायोमेट्रिक करवा सकता है जी। अब सेलर बैठा हुआ है रावलपिंडी के अंदर, सही। गाड़ी मैंने उससे परचेज़ की हुई है, तो मैं अपनी बायोमेट्रिक लाहौर में करवा लूँगा, उससे साथ मेरा रब्ता है तो वो अपनी बायोमेट्रिक पिंडी में करवा ले। सही। सिस्टम के अंदर दोनों बायोमेट्रिक्स जो हैं वेरिफिकेशन ये इंटीग्रेट हो जाएंगी ठीक। और सिस्टम इसको अलाउ करेगा, आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब गाड़ी हम सेल परचेज कर चुके हैं, साल 2 साल 3 साल पहले 5 साल पहले, ट्रांसफ़र नहीं करवाई, सही। तो उसमें हमने एक ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी नोटिफिकेशन किया है 21 तारीख को कि आप इन हार्डशिप केसेस के अंदर गाड़ी की ट्रांसफ़र सिर्फ परचेज़र की बायोमेट्रिक के ऊपर भी पॉसिबल है। तो वो एक पूरा मैकेनिज़्म है, हमने अखबार में इश्तिहार भी दे दिया है, वो भी छप गया आज के अखबारों में। तो उसमें सिर्फ परचेज़र ही अपनी गाड़ी की ट्रांसफ़र की सारी ट्रांजेक्शन करेगा और उसके बाद एक्साइज ऑफिस में आके इन हार्डशिप केसेस के अंदर जिसके अंदर आपने गाड़ी परचेज़ कर ली थी लेकिन आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकी अपने साल 2 साल 4 साल के पीरियड के दौरान, उसमें सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक काफ़ी है और लेकिन आपने एक्साइज ऑफिस में जाके ये प्रूव करना है कि मेरी ये जो ट्रांजैक्शन थी ये लीगल थी, मेरे पास ये गाड़ी मौजूद है, गाड़ी का कार्ड मौजूद है और गाड़ी की जो सेल परचेज का पूरा एक तो इसको मैक्सिमम आपके लिए आसान बनाया गया। शहजाद साहब हैं जी लाहौर से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी शहजाद कहिए। जी वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी ये बायोमेट्रिक फ्री अभी हुआ है या नहीं हुआ? ये जनाब वो फॉर टाइमिंग 2-3 माह के लिए नोटिफिकेशन आया था, कब होगा ये? ठीक है, थैंक यू जी। ये शहजाद साहब के लिए खुशखबरी है कि ये नोटिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, 21 नवंबर को ये हो चुका है। और शहजाद साहब अब ये इजी है, अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी के आप एक लीगल बायर हैं लेकिन किसी वजह से आप अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सके तो 2 माह की 2 मंथ्स की 60 डेज़ की रिलैक्सेशन गवर्नमेंट पंजाब ने आपको दी है। अब बायोमेट्रिक सिर्फ परचेज़र की होगी, जो सेलर की बायोमेट्रिक वो एग्जाम्प्ट की है गवर्नमेंट ने हार्डशिप केसेस के अंदर, हर केस के अंदर ये नहीं है जिसके अंदर सेलर परचेज़र अवेलेबल है। दोनों को चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए कि वो बायोमेट्रिक दोनों अपनी करवाएं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे शहजाद साहब का हो गया, किसी और का भी है कि गाड़ी की सेल परचेज हो चुकी है, अब जो सेलर है लास्ट जो साल पहले का था 2 साल पहले वो ट्रेसेबल नहीं है किसी वजह से, घर छोड़ गया है, उसका एड्रेस ख़त्म हो गया, किसी दूसरे से शिफ्ट हो गया, कॉन्टैक्ट में नहीं रहा, तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन शहजाद साहब आ चुका है। 2 महीने का टाइम है और आप 21 जनवरी तक करवा सकते हैं। चलिए जी, 21 जनवरी तक आपके पास टाइम है। एक और मसला है जी टोकन टैक्स के हवाले से, लोग बड़े परेशान रहते हैं, अब इस तरीके कार को किस तरह लोगों के लिए आसान बनाया जाएगा? ये जब हम सर्विस में आए थे उस वक्त तो बिल्कुल ये मैनुअल सिस्टम था, लोग ऑफिस का विजिट करते थे और उसके बाद फिर एक चालान फॉर्म बनवा के ले जाते थे, बैंक में जाते थे, बैंक से वापस आके फिर अपडेट करवाते थे अपनी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर। ऐसा ऐसा हम चीज़ों को फिर चेंज करते गए। उसके बाद हमने इसको कंप्यूटराइज़ किया 2006 के बाद। फिर हमारे ऑफिस के अंदर ये ऑनलाइन सिस्टम था, कैश पेमेंट होती थी और हम इसकी एक रसीद दे देते थे कि आपकी पेमेंट अब पूरे साल के लिए अपडेटेड है। इसको भी हमने ऑनलाइन कर दिया, 1.5 साल हो गया है। किसी एक्साइज ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ATM से, आप हमें किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू, आप जो इजी पैसा जैसी जो आप टेलकोज की फैसिलिटीज है उसके थ्रू। तो वो जो आप कहते थे एक्साइज ऑफिस जाना पड़ता है, एजेंट माफिया, हम उस पर भी आएंगे। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, जीशान है जी लाहौर से। जी जीशान, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग वगैरह मुझे बता दीजिएगा। आपने टोकन टैक्स अदा करना है, उससे पहले आपको लोगों को इन्फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, तो इसके लिए क्या प्रॉपर इश्तिहार दिया जाता है? इश्तिहार दिया जाता है। ये जो हमारा रिबेट पीरियड है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं हर फाइनेंशियल ईयर के, वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें आप 10% रिबेट हासिल कर सकते हैं पूरे साल का टैक्स पे करके, और वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ई-पे के थ्रू कर रहे हैं और जो ई-पे के थ्रू ही कर रहे हैं इस वक्त टोकन टैक्स पे 5% और आपको कंसेशन है। ठीक है। तो अगर आप सितंबर तक पे कर रहे होते हैं टोकन टैक्स गाड़ी का तो 15% आप कंसेशन ले रहे होते हैं। इस वक्त भी आज भी पे करेंगे तो 5% रिबेट अभी भी अवेलेबल है। तो पूरी एक एक्सटेंसिव किस्म की हम करते हैं एडवर्टीजमेंट, ताकि लोगों को ये पता हो कि हमने ई-पे के थ्रू कैसे पेमेंट करनी है। ई-पे के थ्रू आप कैसे पेमेंट करेंगे ये भी आपको बता दिया, और इससे आपको थोड़ा बहुत जो है रिलीफ भी मिल जाता है वो भी आपको बता दिया। जी जिया साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया है। जी जिया, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं?
जी जिया साहब कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने गाड़ी सेल की थी रावलपिंडी रजिस्ट्रेशन की, आज से तकरीबन कोई होते हैं उसको 3 साल, तो वो बंदा अभी तक इसको नाम नहीं करवा रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू जिया साहब। जी सर। एक तो ज़िया साहब ने कोई न कोई ज़रूर डॉक्यूमेंट रखा होगा जब उन्होंने सेल की थी कि मैंने इस बंदे को सेल की है, तो जी। उसको इनको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट के तहत ये तो सेफ़ हैं। खुदा न खास्ता उस गाड़ी के ऊपर कोई इंसिडेंट होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, इनके पास कोई न कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर ये शो करे कि नहीं ये मैं 3 साल पहले एक गाड़ी ये सेल कर चुका हूँ। दूसरा ज़िया साहब को चाहिए कि जिस शहर में भी हैं उस एक्साइज ऑफिस को विज़िट करें, एक एप्लीकेशन दें मोटर टेस्टिंग अथॉरिटी को कि मैं इतने साल पहले ये गाड़ी सेल आउट कर चुका हूँ और ये उसका डॉक्यूमेंट है, और इसको आप कंप्यूटर के अंदर इसको फीड कर दें तो उसके इतनी इनकी सेफ्टी हो जाएगी। चलें जी, आपको बता दिए कि आपको क्या तरीके का फॉलो करना है। ब्रेक लेनी है, कॉल्स आ रही हैं जी, हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे थे कि जी सारिफीन को सहूलत देने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे। सिस्टम ऑनलाइन हो गया, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, बड़ा अच्छा फीडबैक आया। एजेंट माफिया का राज फिर नहीं रुक सका, उसकी क्या रीज़न है? एशियन माफिया क्योंकि हिस्टोरिकली इतने सालों से ये चीज़ें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ सर्विसेज देते थे और लोगों को ज़ाहिर पे मिसयूज़ भी इस चीज़ को करते थे। इसका इलाज सिर्फ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम इसको आउट कर रहे हैं। जैसे कि टोकन टेस्ट के ऊपर लोग लाइनों में ला के एक्साइज ऑफिस में ये करवाते थे और फिर लाइन से बचने के लिए एजेंट माफिया की हेल्प लेते थे, सर्विस चार्ज उनको पे करते थे। सिर्फ एक कंपोनेंट ये ऑनलाइन करने से लाखों लोगों को ये रिलीफ मिला कि किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में बैठ के अपने एटीएम से या किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू या टेलकोज के जो सेंटर्स हैं उसके थ्रू कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ एक स्टेप से ही एजेंट माफिया को हमने काफ़ी हद तक वीड आउट किया है। इस तरह बाकी सर्विसेज भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए अब किसी ऑफिस की जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी एजेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन जाके कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आपने जस्ट ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आई अपनी बायोमेट्रिक करवानी है और आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जानी है और जो कार्ड है वो आपके घर थ्रू पोस्ट ऑफिस पहुँचता है। अच्छा, अभी कॉलर एक कह रहे हैं कि जी गाड़ियों की हम लाखों रुपए की रजिस्ट्रेशन करा लें, ना फाइल मिलती है, ना कार्ड मिलता है, ना ही आपको नंबर प्लेट जल्दी मिलती हैं। ये इतना गैप क्यों है? फौरी तौर पर अगर एक बंदे ने आके पे कर दिया तो फिर उसको इतने मसाइल क्यों हैं? ये जो फौरी प्लेट है ये हम करते रहे प्रोवाइड 2006 से 2018 के दरमियान में। उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सिस्टम था, फैसलाबाद का नंबर अलग अलग चलता था और लाहौर का अलग चलता था, रावलपिंडी का अलग चलता था। इसको फिर हमने सेंट्रलाइज़ कर दिया है। अब एक ही नंबर है पूरे पंजाब के, तो एडवांस प्लेट प्रिंट करवा के फिर देना, क्योंकि रैंडमली नंबर लग रहे होते हैं। प्लेट्स आपके पास 2-2.5 लाख के करीब हैं जो अभी तक सारिफीन तक पहुँचनी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जो खुद से फिर नंबर प्लेट लगा लेते हैं उस पर फिर ट्रैफिक पुलिस रोक के उनके चालान वगैरह करती है। सो कब तक ये सारी नंबर प्लेट का इशू है, बिल्कुल ये जेन्युइन है और जो कॉलर भी इसके ऊपर कॉल करेंगे उनकी ग्रीवेंसेस भी जेन्युइन ही होंगी, शिकायत ठीक होंगी। इसके ऊपर हम एफर्ट बहुत कर रहे हैं। अभी जो हमारा लास्ट जो सप्लायर है उसने कुछ 25.5 लाख प्लेटें हमने प्रिंट करके दी हैं, लेकिन इसके बाद बैकलॉग तो है, आप जैसे फरमा रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत वार फुटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो प्लेट का मटीरियल है ये इम्पोर्टेड है और इंपोर्ट करने में फिर इश्यूज़ हैं। पहले कोरोना के इश्यूज़ थे, तो अब गवर्नमेंट एसेंशियल आइटम जो हैं मेडिसिन वगैरह वो इंपोर्ट कर रही है ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन इसको जो वेंडर हमारा है NRTC है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इसको बैकलॉग को क्लियर करेंगे। जिन लोगों ने फैंसी नंबर प्लेट्स बनवानी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी तो फैंसी नंबर प्लेट्स का रूल्स हमारे पास नहीं है, हम उनको तैयारी कर रहे हैं। अभी तो जो स्टैंडर्डाइज हमारा फॉर्मेट है NRTC उस पर भरा के दे रही है, एक्साइज को सप्लाई कर रहा है थ्रू पाकिस्तान पोस्ट, अभी तो वो इस डिस्प्ले करनी चाहिए। फैंसी का भी हमारे पास रूल नहीं है, हम उसको बना रहे हैं। तो जब वो आ जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन ही करेंगे अप्लाई। ठीक है, ठीक है, वो आपको सिस्टम में जैसे ही वो चीज़ें ऐड होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का उसका भी तरीक़ेकार है। टैक्स रिकवरी अहदाफ क्या है, कहाँ तक आप उसको मीट कर सके हैं, क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो कि रिलक्टेंट है हमेशा टैक्स देने के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टैक्स है वो तो प्रॉपर्टी टैक्स ही है। तो 43 बिलियन हमारा जो टारगेट है उसके अंदर 21 बिलियन के हमारा सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स है और उसकी रिकवरी हमारी ठीक जा रही है। और उसमें भी हमने फैसिलिटी दी है कि आप बैंक में जाकर पेमेंट कर सकते हैं
और जो चालान फॉर्म हैं, बिल्स हैं, वो हम घरों तक डिलीवर करा रहे हैं, डोर टू डोर स्टेप के ऊपर। और उसके ऊपर ई पेमेंट की फैसिलिटी भी है, वो को हमको 50% के करीब रिकवरी कर चुके हैं। इसमें लोगों का जो डिफ़ॉल्ट है वो कम है, और लोग कोशिश करते हैं जब नोटिस जाता है तो उनको पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें हमें इश्यूज़ नहीं है। इशू इस साल जो हमें आएंगे वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हमारी कम हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन पीछे से कम है, सेल परचेज कम हो रही है, तो शॉर्टफॉल गाड़ियों में आ रहा है, उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के थ्रू। वो हमारी कंपेन बहुत अच्छी जा रही है। सही। मलिक मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे ये पूछना है कि जब मैं गाड़ी खरीदी गई थी उस वक्त मैं मुल्क से बाहर था, तो बेटे ने मेरी गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी थी। अब गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र है, तो बायोमेट्रिक मेरा नहीं हुआ जब से गाड़ी खरीदी है। उस वक्त बायोमेट्रिक था भी नहीं मेरा ख्याल। तो अब मुझे बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत है गाड़ी का, और कैसे करवा सकता हूँ? ठीक है, मंजूर साहब आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपके नाम है मंजूर साहब, और हमारे रिकॉर्ड में वो अपडेट हो चुकी है आपके नाम पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आप तब करवाएंगे जब गाड़ी आप सेल आउट कर रहे होंगे किसी को, तब आपकी और आपके जो परचेजर होंगे दोनों की बायोमेट्रिक ज़रूरी होगी। इस वक्त आपका रिकॉर्ड कंप्लीट है। अच्छा जी, कंज्यूमर को ये राइट हासिल है कि आया वो ऑनलाइन चेक कर सके गाड़ी उसके नाम है, सारी डिटेल्स, अगर वो अपनी गाड़ी से रिलेटेड चेक करना चाह रहा है, कुछ चेंज कराना चाह रहा है, कैसे करा सकते हैं? अपना रिकॉर्ड तो चेक कर सकता है। ये एक साइज़ का बड़ा इनकलाबी किस्म का ये स्टेप है, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का डाटा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो हमारे जो कंज्यूमर हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, गाड़ी के ओनर्स हैं, वो चेक कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी का स्टेटस क्या है। वो excise-punjab.gov.pk हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे MTMS का ओपन होगी विंडो, उसके ऊपर आप अपना गाड़ी का नंबर एंटर करके जो बेसिक उसके हैं पैरामीटर्स वो चेक कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर, रजिस्टर कब हुई थी, उसका टोकन टैक्स कब तक पे हो चुका है, किस नाम पे है। ठीक, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है फैसिलिटी। आप सारी डिटेल्स अपनी गाड़ी से रिलेटेड जो है वो चेक कर सकते हैं। एक कॉलर हैं जी बिलाल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी बिलाल साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरी बहन में पूछना चाह रहा था कि मेरा नाम बिलाल है और मुझे ना डेंगू बुखार हो गया था 9 माह पहले से। गाड़ी मेरी खड़ी है, पिकअप है गाड़ी, और 6 माह पहले उसके ऊपर एक FIR दर्ज हो जाती है, और वो दर्ज भी लाहौर से बाहर हुई है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, गाड़ी का भी लाहौर का चाबी का पुल नहीं क्रॉस की, और FIR दर्ज हो रही है उसके ऊपर पेशावर में। अच्छा, ऐसा क्या मुमकिन है कि गाड़ी लाहौर में और FIR उसके ऊपर पेशावर में दर्ज हो जाए? ठीक है, आप जी हमारी FIR दर्ज हुई। ठीक है जी बिलाल साहब। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया उनका। कह रहे हैं गाड़ी मेरी लाहौर में, FIR पेशावर में उसके ऊपर दर्ज हुई है, तो ये समझना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली इशू क्या है? ये FIR का जो रजिस्टर होना, ये तो पुलिस का रिलेटेड एक इशू है, और जहाँ पे FIR है इनको वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके पास तो गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे FIR पे किसी फेक नंबर के ऊपर हुई होगी, जो मुझे समझ आ रही है। वो डेफिनेटली बिलाल साहब आपकी गाड़ी तो नहीं होगी। अगर आपके पास गाड़ी है, पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, पोजेशन आपका बिल्कुल लीगल है, तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ ये चेक करें कि किस वो FIR इस गाड़ी FIR के अंदर इस गाड़ी का नंबर कैसे आया। बिल्कुल। तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे कोई फेक नंबर की गाड़ी यूज़ होगी, तो आप अपने आप को क्लियर कर लें वहाँ से जा। सही। सो इसके लिए भी आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको एक्साइज ऑफिस से कोई हेल्प चाहिए, आप यहाँ पे भी जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स या तमाम चीज़ें आप रीचेक करा सकते हैं, ताकि आपका ये भी प्रॉब्लम जो है हल हो जाए। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो कि आप पाइपलाइन में हैं, जिससे सार्फिन को मज़ीद सहूलियात मिल सकती हैं। एक तो आपने जो वैनिटी नंबर प्लेट का था, फैंसी आप जिसको कह रही हैं, और हम उसको कहते हैं कि वैनिटी प्लेट्स हैं, तो वो हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नए रूल्स बनाए जाएँ। लोगों की काफ़ी डिमांड है, जैसे अभी 1 नंबर और 786 के लिए और 7 नंबर के लिए लोग कम्पीट करते हैं, तो अपने नाम की प्लेट लेना, जैसे अहमद 1 होना चाहिए और मलिक 1 होना चाहिए, या सियालकोट नंबर 1 लेना चाहते हैं। और इस तरह के हम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक रिफॉर्म कि लोग इसके ऊपर आएँ, और जो गवर्नमेंट इसके ऊपर बिड मनी कलेक्ट करना चाहिए वो कर ले। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, वहाँ पे माइकल 1 और जॉर्ज 1 लोग ले रहे होते हैं, तो ये अट्रैक्शन तो है इसके अंदर। और तो ये रिफॉर्म हम इस तरह की लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के और हमारे कुछ टैक्सेस हैं, उनको हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे टैक्स ऑन हाईवेज़ है, एक नया टैक्स हम लेकर आए हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा है। प्रॉपर्टी टैक्स तो शहरी आबादी के अंदर हम लगाते हैं, ये हम हाईवेज़ के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ नहीं बन चुकी हैं और बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनकी मालियत है, उनको हम टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, तो उसको भी कंप्यूटराइज हम कर रहे हैं। जैसे हमारा एक प्रोफेशनल टैक्स है, उसको हम ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो 6-7 टैक्सेस हैं सारे ऑनलाइन हो जाएँ।
किसी टैक्स की पेमेंट, असेसमेंट, किसी NOC, किसी सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी एक्साइज ऑफिस आने की जहमत ना करनी पड़े। सारी फैसिलिटीज़ हम ऑनलाइन देना चाहते हैं, और आप अपनी तसल्ली के लिए किसी ऑफिस में आना चाहते हैं तो आपकी अपनी चलें जी, आप जा भी सकते हैं। अदरवाइज कोशिश ये की जा रही है हर सिस्टम को, हर चीज़ को ऑनलाइन किया जाए ताकि आपको तकलीफ से बचाया जा सके। और वो जो फिर हम कहते हैं कि फलां जगह पर गए, उसने पैसे मांग लिए, इसने पैसे मांग लिए, इससे भी आपकी जान छूट जाएगी। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। मौसम की सौगात भी है, सिंगाड़े आपको हर जगह पर नज़र आ रहे हैं। ये इतना सा जो सिंगाड़ा आपको नज़र आता है, इसमें फ़वाइद क्या क्या हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये किस तरह आपके लिए मौसर है जी, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले गुर्दे में जो पथरी है उसका खात्मा करता है, और इसके अलावा वो लोग जो कि लेथार्जिक रहते हैं, वीकनेस जिनको फील होती है, कमज़ोरी रहती है, उसका खात्मा भी ये करते हैं। एनर्जेटिक है अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर वो लोग जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। सेकेंडली, इसका इस्तेमाल जो है आपके दांतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा होगा। वो लोग जो कि मुसलसल सर्दियों में जिनको इशू रहता है खांसी का, गले की खराश का, सिंगाड़े का, अगर वो इस्तेमाल करें उनके लिए भी बहुत मौसर है। अगेन वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है, और आजकल तो हर दूसरा बंदा है। इसके में भी आपको हेल्पफुल होगा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, इसको बैलेंस रखेगा। और इसके अलावा आपकी स्किन और बालों के लिए भी अच्छा है अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी, वो लोग इस्तेमाल तो करें, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई नुकसान तो आपको नज़र आएगा। इसका इस्तेमाल आपने बहुत कम मिकदार में करना है ताकि आपको इसका फ़ायदा भी पहुँच सके। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जी हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फीडबैक हमें ज़रूर दें कि आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। इंशाल्लाह हम आगे अपने टोटके इसी तरह से शामिल करते रहेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। इस वक्त बाहर फरीहा मौजूद है। जी फरीहा। जी बिल्कुल है ना, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन साथ ही साथ बादलों का भी बसेरा है, जिससे शहर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है और शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। शहर भर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो शहर के मौसम को जो है वो मज़ीद दिलकश बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पे एक तरफ शहर का मौसम खूबसूरत हो गया है, सर्दी भी आ चुकी है, वहीं जो है स्मोक के बाद भी शहर लाहौर पर जारी है। मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शहर लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर है। शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 245 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सीनियर सिटीजन और हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। माहिरीन ने भी खतरे की घंटी बजा दिया। उनका कहना है कि सर्दी तो एंजॉय। ठीक है, थैंक यू बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल बताने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।